बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लॉ गेट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872। और इसके अलावा मैंने प्ले लिस्ट में ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें मैं अपलोड कर चुका हूँ जूरिस्प्रूडेंस का पेपर। और उसके अलावा अगर आपको पास पेपर्स चाहिए BZU के तो वो भी इसमें मौजूद है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। जी आपके सामने है। तो फर्स्ट MCQ है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 वाज इनेक्टेड ऑन 25th April. The Contract Act was in force on 1st September. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने आर्टिकल्स हैं? 238. डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन, डेफिनेशन किस में प्रोवाइड की गई है? सेक्शन 2 में। When one person signifies to another person his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the asset of that other person to such act or abstinence he is said to make a proposal. इसमें यानी ये कहा जा रहा है कि अगर एक शख्स जो दूसरे शख्स के साथ कोई बात करना चाह रहा है या कोई चीज़ आगे पेश करना चाह रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रपोजल का नाम दिया गया। उसके बाद है when the person to whom the proposal is made signifies his assent there the proposal is said to be accepted, then it is called promise. The person making the proposal is called, जो प्रपोजल को बनाता है उसको कहते हैं प्रोमिसर। किसके लिए बनाता है उसको? प्रोमिस ही कहते हैं, ठीक है। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other in agreement. There are dash essential ingredients of a contract. 3 main 3 कैसे हैं? एक, आपने पहले प्रपोजल बनाना है, फिर आगे इसको पेश करना है, प्रपोज करना है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये 3 मेन है। इसके बाद है रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं? बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को। Promise which forms the consideration or part of consideration for each other is called reciprocal promise. An agreement not enforceable by law is called void. An agreement enforced by law is called a contract. एग्रीमेंट तो होते रहते हैं लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है वो इन्फोर्स होता है। An agreement which is enforceable by law at the opinion of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or other is। यानी मैं कहना चाह रहा कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्स हो लॉ के थ्रू और इसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टीज मुलव्वस हों तो उसे कौन सा एग्रीमेंट कहा जाता है? उसे कहते हैं voidable contract. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void. When it ceases to be enforceable is called void contract. A proposes by letter to sell a house, यानी A proposes by letter to sell a house to B, यानी A ने जो है एक लेटर लिखा है जिसमें उसने B को प्रपोज किया कि जी मैं अपना घर जो है वो बेचना चाह रहा हूँ।
The communication of proposal is complete when A makes such proposal when जब तक B एक्सेप्ट नहीं करेगा इस प्रपोजल को तब तक इसे प्रपोजल नहीं कंसीडर किया जाएगा. Section 5 of the Contract Act deals with the revocation of proposal and acceptance. Revoke क्या होता है कि उसे ख़त्म कर देना. A proposal may be revoked by ways as are provided in section 6. 5 में क्या था? 5 में बताया गया था कि डील्स किसके साथ करता है. उसके बाद 6 में यह बताया गया. इसके बाद 6 में वेज भी बताए गए हैं. वो कितने हैं? वो 4 तरीके हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ. एक तो तरीका है कि लैप्स ऑफ टाइम यानी वक्त गुजर गया. दूसरा जी जिसने प्रपोजल भेजा था उसने रिवोक कर दिया. तीसरा है जी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया. और चौथा जो है कि जिसने प्रपोजल भेजा था वो मर गया उस वक्त या उसके बाद मर गया वो. अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम. इसमें बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट एक्सेप्टेंस. जब वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर वो रिवोक नहीं हो सकता. उसके बाद है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट. इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, ये एब्सोल्यूट होना चाहिए. अच्छा जी, ऑल द एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and object. एज लिमिट मेजॉरिटी बताई गई है इसमें. अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय lunatic is dash in the eye of law. lunatic एक्चुअली कहा जाता है पागल को. फ्री कंसेंट इज essential. The term consent means voluntary occurrence. इसमें all of the above आता है. Free consent is defined in section 14. The term question means. अच्छा, इसका मतलब जो अगर हम डिक्शनरी में देखना चाहें तो उसका मतलब होता है जबर या ज़ोर से किसी से कोई काम लेना. ठीक है, तो उसमें ये सारे ही आएंगे. द कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट forbidden by the Pakistan Penal Code or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with intention of causing any person to enter into an agreement is called question. अच्छा, ये आपके सामने एग्जांपल दी गई है कि कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा काम करना जो पाकिस्तान पिनल कोड के नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ है उसे क्या कहा गया है, या किसी को फोर्स करना. ये इसकी एग्जांपल दे दी गई है क्वेश्चन की. अनड्यू इन्फ्लुएंस मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है जी? कि गैर मुनासिब किसी के ऊपर जोर डालना. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है नीचे. अ मैन इनफीबल्ड बाय डिसीज, यानी वो एक बंदा जो है वो कमज़ोर है किसी बीमारी की वजह से. ठीक है, और एज इज़ इंक्लूडेड बाय B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B a unreasonable sum for his professional services. एक बंदा जो है वो पहले से गरीब, वो कमज़ोर है. ठीक है, और जो एक ताकतवर बंदा है वो उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है कि जी मैंने तो ये सर्विसेज दी थी, पता नहीं कब दी थी कब नहीं दी थी, ये इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन
वो जो मैंने सर्विसेज तुझे दी थी किसी वक्त में, तो उसका मुझे आप पे करो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बी एम्प्लॉयज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड जो है वो डिफाइन हुआ है सेक्शन 17 में। द टर्म फ्रॉड, फ्रॉड में अब क्या कुछ आ जाता है, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट with knowledge and belief of the fact, doing any act fitted to deceive, इसमें both आ जाता है। The suggestion as fact of that which is not true by one who does not believe it to be true, and the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact is called fraud। जब आपको पता भी है सब कुछ, हर चीज़ का अंदाज़ा है, ये ऊपर हम एमसीक्यूज कर चुके हैं, तो उसी के आगे इन्होंने एक एग्जांपल दी है। सेक्शन 18 जो है वो डील करता है मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ। क्वेश्चन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट voidable on the option of the party whose consent so caused। Every agreement by which any party there is restricted absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunal, or which limit the time within which he may thus enforce his वो कह रहा है जी कोई ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जो दूसरी पार्टी है वो फ्रॉड या ऐसे क्वेश्चन का इस्तेमाल करें, ठीक है, जिसमें लीगल प्रोसीडिंग ना हो, तो वो वॉइड कहलाएगा, वैलिड नहीं होगा ये। इसके बाद एक क्वेश्चन किया गया, वो है कि जी ए सन हैज़ फोर्ज बी नेम टू अ प्रोमिसरी नोट, यानी एक ये जो बंदा है उसने एक जाली जो प्रोमिसरी नोट है किसके नाम का बनाया जी, वो बी के नाम का बनाया है। बी अंडर थ्रेट ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ए सन ऑब्टेन अ बॉन्ड फ्रॉम ए फॉर द अमाउंट ऑफ द फोर्ज नोट, और उसने उसमें कोई अमाउंट लिखी है, ठीक है। अगर बी को सूज ऑन द दिस बॉन्ड, अगर बी को उस बॉन्ड के ऊपर बुलाया जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट उसका क्या फैसला करेगी, तो कोर्ट जो है उसको सेट असाइड कर देगी। उसके बाद है जी ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, यानी ए ने जो है ना इरादा कर लिया कि वो धोखा देगा बी को। फाल्सली रिप्रेजेंट दैट 500 months of indigo are made annually at A's factory, और उसने जी गलत रिप्रेजेंट किया जी कि इसके फैक्ट्री में जो है 500 months ऑफ इंडिगो बनता है जी, ठीक है, एट एज फैक्ट्री एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय द फैक्ट्री। तो इसी वजह से वो मादा करना चाह रहा है कि वो इस फैक्ट्री को जो है ख़रीद कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो डज नॉट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनाती है। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज forbidden by law। Where both the parties are under mistake as to matter of fact, the agreement is void। Sorry, वो गलत लग गया। A agrees to buy from B a certain horse, यानी A जो है वो एग्री था कि वो खरीदेगा B से एक घोड़ा। It turns out that the horse was dead at the time of the bargain, through neither party was aware of the fact the agreement is
द एग्रीमेंट इज़ वॉइड। क्योंकि अभी तक तो बार्गेनिंग हो रही थी ना, तो अभी तो बार्गेनिंग होने के बाद जो एग्रीमेंट होना था, ये एग्रीमेंट से बेशक पहले हो गया था, लेकिन वो वॉइड हो गया। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वॉइड। आपको मैंने बताया था 3 एसेंशियल फीचर्स जो होते हैं जिसमें कंसिडरेशन जो है वो लाजमी है, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और कंसिडरेशन। यहाँ पे वो कह रहा है ए प्रोमिस टू सुपरिटेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ बी, यानी ए जो है वो प्रॉमिस करता है बी को कि मैं सुपरवाइज करूँगा a legal manufacture of indigo and illegal traffic in other articles. B promises to pay a salary of 10,000 rupees per year. The agreement is void. The object of A's promise and consideration for B's promise being in part ये अनलॉफुल आएगा क्योंकि इसमें कंसिडरेशन भी है, ठीक है, प्रपोजल भी है, लेकिन प्रपोजल बे की तरफ से नहीं है। बी अगर प्रपोज करता तो फिर ये लॉफुल होना था। A contract to do or not to do something, if some event collateral to such contract does or does not happen is called contingent contract। अच्छा, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आ गया जी। ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइक कोई ऐसी कंडीशन रख दी जाती है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी या आपके घर को अगर कोई कोई आग लगती है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो मैं इतना पे करूँगा। इसको कहते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट पे बी रुपीज़ 10,000 if B house is burned, the contract is contingent contract। जैसे मैंने आपको पहले बताया, the term contingent means possible but not assured, doubtful और uncertain, इसमें both आएगा। contingent contract is defined in section, इसमें none of above आएगा क्योंकि ये इसमें वैसे जो सेक्शन इसके साथ डील करता है वो है सेक्शन 31। एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट आर वॉइड। इसके बाद सेक्शन उसने पूछा कौन सा डील करता है, तो वो सेक्शन है आपका 32। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव्स सी, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जब्ती का जो सी जो है ना वो ए की लाइफ में मौजूद मर नहीं जाता। ए पर्सन टू होम मनी हैज़ बीन पेड, कि एक ऐसा पर्सन है जिसने एक बंदे को कोई पैसे या रकम भेज दी है या गलती से चली गई है या किसी ने फोर्स किया था कि उसे भेजो नहीं तो तुझे मैं नुकसान पहुंचा दूंगा, तो वो बाउंड है। किस लिए बाउंड है? बाउंड टू रिटर्न इट। सेक्शन डैश of the Contract Act deal with enforcement of contract contingent on an event not happening। सॉरी बी है इसमें सेक्शन 33। A promises to pay B a sum of money if a certain ship return within a year, यानी ए जो है वो प्रॉमिस कर रहा है बी को कि वो सबकी सारी की सारी रकम जो है वापस कर देगा अगर शिप जो है 1 साल के अंदर अंदर वापस आ गई। द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स इफ द शिप रिटर्न विद द ईयर एंड बिकम डैश इफ द शिप इज बर्न विद इन द ईयर। यानी ये ए जो है वो प्रॉमिस कर रहा है बी को
कि वो सारी की सारी रकम दे देगा या बॉस डेट देगा सम ऑफ मनी अगर शिप जो है वापस आ गई, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये आपका वॉइड कहलाएगा। सेक्शन 51 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील विद द परफॉर्मेंस ऑफ reciprocal promise. Reciprocal promise should be performed like a simple contract in a reciprocal manner. Chapter 6 of the Contract Act deal with consequence of the breach of contract. When there is breach of contract, the party which aggrieved by breach is entitled for the compensation. यानी अगर एक बंदे ने आपका इतबार या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किया या तोड़ा है, तो जो दूसरी पार्टी होगी जिसने ब्रीचर जिसे कहा गया है, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो कंपनसेट करे। इंडेमनिटी मीन्स Section 124 of the Contract Act defines contract of indemnity. A contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person is called. A ने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें उसने कहा था कि जी वो उसको लॉस जो होगा वो उसका पे करेगी, तो इस प्रॉमिस को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. The contract of insurance is in fact contract of indemnity. Section 124 to Section 147 of the Contract Act deals with the both. Indemnity भी आता है और guarantee भी आता है. A grant fee which extends to a series of transactions is called continuing guarantee. A is in consideration that B will employ C in the collecting the rent of B's ज़िम्मेदारी, promises B to be responsible to the amount of 5,000 rupees for the due collection and payment by C of those rent. This is called a continuing guarantee. Section 142 of the Contract Act 1872 deals with the guarantee obtained by misrepresentation. Any guarantee obtained by means of misrepresentation made by the creator or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. Guarantee का क्या मतलब है? Surety. The contract of guarantee is a contract in which a person performs the promise or discharge the liability of third person. In contract of guarantee, the person who gives guarantee is called surety. In contract of guarantee, the person at whose place guarantee given is called principal debater. A continuing guarantee may at any time be revoked by the surety as to future transaction by giving notice to the creator. Section dash to dash at the Contract Act deals with discharge of surety 133 to 139. As per Section 143 of the Contract Act, guarantee obtained by the creditor by concealment is invalid.
Section 146 of the Contract Act deals with the liabilities of co-sureties. The term bailment means, bailment का क्या मतलब है? A delivery of a thing entrusted for some special purpose or object upon a contract. The definition of bailment is provided in section 148. The delivery of good by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, by return or otherwise dispose of upon discretion of the delivery person. The contract is called bailment. The person who during the contract of bailment deliver good is called, उस शख्स को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बेलर. The person to whom goods are delivered according to bailment is bailee. In bailment, bailer is duty to bound to disclose fault in good bailed as provided in subsection 150. A hires a carriage of B. The carriage is unsafe through B is not aware of it and A is injured. A ने जो है एक कैरेज जो है वो मंगवाया बी से, ठीक है, लेकिन बी ने जो कैरेज जो भेजा वो अनसेफ था, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बी होगा. द बेलमेंट ऑफ गुड as security for payment of debt or performance of a promise is called a pledge. In pledge, bailer is called owner. The term pledge means, pledge का मतलब क्या है? A thing which is given as a security. In pledge contract, bailee is called pawnee. Section 178 of the Contract Act 1872 deals with the pledge by mercantile agent. Mercantile agent कौन सा होता है? जो तिजारती एजेंट होता है. A person employed to do any act for an other or to respect an other in dealing with third person is called a agent. उसके बाद है जी, the person for whom agent do any act or to represent whom is called a principal. Definition of agent is provided in section, none of these आएगा. As provided in section 183, any person who is of age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind may employ an agent. Section 184 of the Contract Act deals with the qualification of agent. An unsound person cannot become both. ना वो एजेंट बन सकता है और ना ही वो प्रिंसिपल बन सकता है. As per section 185 of the Contract Act 1872, concentration is necessary. As per section 185 of the Contract Act, it is necessary to create agency. The person acting up employed by under the control of the original agent in the business of the agency is called sub-agent. Section dash of the Contract Act defined sub-agent 191. In spirit of section 189 of the Contract Act, agent authority is an emergency is unlimited. Agent can do all necessary act without
principal permission. A principal is responsible for all the acts of his agent which is called vicarious liability, जो कि ख़तरनाक ज़िम्मेदारी है। यानी अगर कोई उसके कहने पर कोई भी ऐसा काम करता है उसका एजेंट, प्रिंसिपल उसका ज़िम्मेदार होगा। As per section 201 of the Contract Act, an agency can be terminated by terminated कब हो सकती है जी? Revoking his authority, इसमें all of the above आएगा। An agent is bound to render proper account to dash on demand to his principal. Article 214 of the Contract Act bound an agent to communicate with dash in case of difficulty. Principal. Section dash to dash of the Contract Act deals with the principal duty to agent. Section 222 to 25. Section 226 to last one of the Contract Act deals with, इसके साथ डील करते हैं जी effect of agency contract with third person। तो इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो है वो इख्तिताम पे पहुंचती है। काफ़ी लेंथी वीडियो थी, लेकिन एक बात की गारंटी है, जो कोई इस वीडियो को देखेगा उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो क्लियर हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।